हेलो फ्रेंड्स, जिले लो पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24, जो बात करता है आपका लोक अभियोजक के बारे में बात करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में बात करता है। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोल दीजिए, लोक अभियोजक बोल दीजिए, या फिर पीपी कह दीजिए, पीपी या फिर पीओ। राजस्थान में अब इसको पीओ कर दिया गया है, पीपी नहीं है, अब पीओ कर दिया, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। इसकी रैंक समझ लीजिए पहले आप। प्रोसिक्यूशन जो ऑफिस होता है आपका, प्रोसिक्यूशन जो ये डिपार्टमेंट होता है, इसमें सबसे ऊपर का जो अधिकारी होता है वो डीपी होता है। कौन होता है? डीपी, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है। उसके नीचे होता है आपका एडीपी। ठीक है, एडिशनल डेप्यूटी सॉरी एडिशनल डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसके नीचे होता है आपका डीडीपी। क्या होता है? डीडीपी, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसके नीचे होता है आपका एडीपी। ठीक है, असिस्टेंट, इस वर्ड का एक का मतलब यहाँ पर असिस्टेंट है, इस एक का मतलब एडिशन है। उसके नीचे आपका आता है पीओ, उसके नीचे आता है आपका एपीओ। ठीक है, जिसकी अपन तैयारी कर रहे हैं, एपीओ सबसे नीचे का अधिकारी होता है। आगे चलते हैं। लोक अभियोजक, जो ये पीपीओ, ये जो पीओ होगा, ये हाई कोर्ट के लिए होता है। एपीओ जो होता है ये मजिस्ट्रेट वाले न्यायालय के लिए होता है। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट वाले न्यायालय में कोई पीड़ित व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वह उसकी क्या करेगा? अपील कर सकता है। अपील हाई कोर्ट में भी कर सकता है, और हाई कोर्ट में जो अपील करेगा तो यहाँ का एपीओ एपीओ अपील करेगा। अगर एपीओ अपील करता है तो यहाँ पर खुद एपीओ नहीं जाएगा, ये फाइल किसको दे देगा? पीओ को दे देगा। तो हाई कोर्ट के लिए क्या होते हैं? पीओ होते हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होंगे। और जो मजिस्ट्रेट वाले न्यायालय होते हैं उनके लिए एपीओ होते हैं। तो बात कर रहा है ये आपको सेक्शन 24 लोक अभियोजक। इसे अपन सरकारी वकील भी कहते हैं। दोनों को क्या कहते हैं अपन? सरकारी वकील कहते हैं। लोक अभियोजक प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, कंसल्टेशन लेने के पश्चात, यथा स्थित केंद्रीय या राज्य सरकार की ओर से उस उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, आया ना अभियोजन प्रोसिक्यूशन के लिए, अपील, कोई मामला अपीलेट में है, या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। किसकी नियुक्ति करेगी? पीपी की नियुक्ति करेगी, पीओ की नियुक्ति करेगी। और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। इसके अलावा जो पीओ है, इसके अलावा अनेक की व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है, जिसे क्या कहेंगे अपन? जिसे अपन क्या कहेंगे? एपीओ कहेंगे। ठीक है, ये एडिशन है, ये एडिशन है, ये आपका असिस्टेंट है, ये आपका असिस्टेंट है, और ये आपका एडिशन है। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बात करता है आपका, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त कर रही है पीपी की, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नियुक्ति कर रही है पीपी की। केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्ति कर सकती है। किसकी नियुक्ति कर सकती है? एक या एक से अधिक पीपी की नियुक्ति कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे सीबीआई में पीपी की वैकेंसी आती है। ठीक है, सीबीआई हो गया आपका, जो सीबीआई वाला कोर्ट होता है उसके लिए पीपी की वैकेंसी आती है और उसकी एग्जाम लगती है। और जैसे जीएसटी चोरी होती है, इकोनॉमिकल जो ऑफेंस होते हैं, जीएसटी जो चोरी होती है, उनके डिपार्टमेंट में क्या आती है?
पीपी की वैकेंसी आती है। सेकंड थर्ड पॉइंट बात करता है प्रत्येक जिले के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक लोक अभियोजक नियुक्ति करेगी और जिले के लिए एक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है। कौन कर रही है यहाँ पे? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। नीचे देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है, उससे पहले परंतु है। परंतु देखिए, परंतु एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक किसी जिले के लिए भी यथास्थित लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। जैसा आपने सेशन न्यायालय के में पढ़ा था कि एक सेशन जज को किसी दूसरे सेशन के लिए वहां पे उसको एडिशनल सेशन जज नियुक्त कर सकते थे, वैसे ही यहाँ पे पीपी को या फिर एपीपी को एडिशनल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे जिले के लिए पीपी नियुक्त कर सकते हैं या फिर एपीपी नियुक्त कर सकते हैं। आया समझ में? फोर्थ पॉइंट देखिए, जिला मजिस्ट्रेट डीएम क्या करेगा, इंपोर्टेंट कर लीजिए इस पॉइंट को। जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से एक पैनल करेगा, एक पैनल तैयार करेगा, व्यक्तियों को नाम का तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य है। कुछ नहीं है, केवल फॉर्मेलिटीज है ये। सीएमओ जो आपका ऑफिस होता है, जो भजनलाल शर्मा जी हैं, उनका जो ऑफिस होता है, वो चाहेंगे वो व्यक्ति कौन बनेंगे, पीपी बनेंगे, ठीक है, पीओ बनेंगे। तो ये तो केवल फॉर्मेलिटीज है। डीएम क्या करेगा, सेशन न्यायालय से क्या करेगा, परामर्श करेगा। परामर्श लेने के बाद में एक व्यक्तियों के नाम का एक पैनल तैयार करेगा। पैनल में कौन होते हैं, अधिवक्ता होंगे। ऐसे नहीं कि किसी स्कूल के प्रिंसिपल लेक्चरर को अपॉइंट कर दिया, नहीं। ये इसमें जो ये एडवोकेट्स होंगे, वकील होंगे, ये सीनियर मोस्ट होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस के आधार पर, एज के हिसाब से। तो ये क्या होता है, इस पैनल में क्या रखा जाएगा, नाम रखा जाएगा। तो नाम तो रखा जाएगा और इनकी जो सूची बन के जाएगी उसे सीएमओ ऑफिस क्या करेगा, देखेगा कि कोई बनने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो केवल ये तो फॉर्मेलिटीज है। सीएमओ ऑफिस जो चाहे उस व्यक्ति को पीपी नियुक्त कर सकता है, क्योंकि वहां पे जो मामले आएंगे हाई कोर्ट में, वो खुद के मामले भी तो आएंगे वहां पे। तो अगर खुद व्यक्ति पीपी अपॉइंट करेगा सीएमओ ऑफिस से, तो खुद के मामले में खुद के पक्ष में डिसीजन दिलवा सकता है वो, ठीक है। तो ये तो जो चौथा पॉइंट है आपका, ये नियुक्ति की बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है, नियुक्ति की बात कर रहा है। किसकी नियुक्ति, पीपी की नियुक्ति। कौन करेगा, डीएम करेगा। किसकी कंसल्टेशन से, एक पैनल, व्यक्तियों का नाम से एक पैनल तैयार करेगा, ये बात कर रहा है। और उस पैनल को में से क्या करेगा, अब पीपी नियुक्त करेगा। लेकिन ये तो फॉर्मेलिटीज बताइए मैंने केवल आपको। सीएमओ ऑफिस जो होता है वो चाहे उस व्यक्ति को पीपी नियुक्त कर सकता है। और जो छठा पॉइंट है आपका, जो छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट भी आपको नियुक्ति की बात करता है। इतना सा अंतर मैं आपको बताऊं, देखो ये तो जो छठा पॉइंट है, इसमें तो जो आपका एग्जाम के थ्रू जो फिलअप होता है, एग्जाम के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है, प्रमोशन के द्वारा, जो एपीओ था पहले, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन जो ऑफिसर है, उसका प्रमोशन होने के बाद में वह व्यक्ति क्या बनता है, पीपी बनता है प्रमोशन होने के बाद में। अभी मैंने आपको एक रैंक बताई, ऊपर ऊपर रैंक बताई थी, डीपी, एडीपी, डीडीपी, ठीक है, डीपी, ऐसी रैंक बताई मैंने आपको। तो रैंक में प्रमोशन होने के बाद में एग्जाम के द्वारा फिलअप की गई ये वैकेंसी, एग्जाम के बाद में उस व्यक्ति का प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन हो जाएगा, तो उसका जो फर्स्ट प्रमोशन होता है वो पीपी पे होगा। अब इस पीपी के द्वारा भी उच्च न्यायालय में पैरवी की जा सकती है, उसको नियुक्त किया जा सकता है। दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस पैनल में से नियुक्त कर दो पीपी को, ठीक है, या फिर जो नियमित कैडर होता है, जो ये नियमित कैडर है, एग्जाम के द्वारा फिलअप एपीओ, फिर प्रमोशन के द्वारा नियुक्ति की गई इन व्यक्तियों की, तो वैसे भी उनको क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। देखिए 6 पॉइंट क्या है, उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी कि अगर यहां से नियुक्ति नहीं हो पाती है
तो इस नियमित कैडर में से क्या कर सकते हैं, अपन नियुक्त कर सकते हैं। उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर है, मतलब एग्जाम के द्वारा फिलअप किए गए व्यक्ति जो एपीओ प्रमोशन होने के बाद में पीपी, वहां राज्य सरकार ऐसा कैडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। आगे समझ में। 5वां पॉइंट देखिए, कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक एडिशनल पीपी नियुक्त नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक कि उसका नाम कहा नहीं हो उस पैनल में, जो चौथा पॉइंट था उस पैनल में नहीं हो, तब तक उस व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाएगा। जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से ना हो। कुछ नहीं है, सीएमओ ऑफिस जो होता है वो चाहे उस व्यक्ति को पीपी नियुक्त कर सकता है। ये केवल फॉर्मेलिटीज है, आपको पढ़ने के लिए मिला है केवल। परंतु देखिए, परंतु जहां राज्य सरकार की राय में ऐसे कैडर में से कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है ही नहीं व्यक्ति इस नियमित कैडर में, पीपी की तो वैसे ही शॉर्टेज चलती है, वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी आती है ना, ठीक है, तो उपलब्ध नहीं है, वहां राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से, मतलब इस पॉइंट में से क्या कर देगा, पीपी नियुक्त कर देगा। क्योंकि यहाँ पे तो भरमार होती है, भरमार होती है। इस नियमित कैडर की हमेशा शॉर्टेज रहती है क्योंकि आपकी वैकेंसी बहुत लेट आती है, लेट वैकेंसी आती है। जैसे अभी 2015 14-15 में वैकेंसी आई थी आपकी, उसके बाद में अब 23-24 में वैकेंसी आई है, तो कितना टाइम हो गया, तो कोई पीपी खत्म, मतलब डेथ हो जाती है या ट्रांसफर हो जाता है, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे किसी अन्य स्टेट में जुडिशरी में उसकी पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है, तो ये इस वजह से हमेशा पीपी की शॉर्टेज चलती है। तो अगर नियमित कैडर से कोई पीपी नहीं है उपलब्ध, तो जो डीएम ने सेशन न्यायाधीश की कंसल्टेशन से जो पैनल तैयार किया था व्यक्तियों का, उस पैनल में से क्या कर दो, आप पीपी नियुक्त कर दो। यही पॉइंट कह रहा है देखिए। परंतु जहां राज्य सरकार की राय में ऐसे कैडर में से कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से यथास्थित लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। कौन कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। स्पष्टीकरण नहीं पढ़ना है, इंपोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे, आगे बात कर रहा आपका 7वां पॉइंट। देखो, याद करने का तरीका है, अगर जो आपका जो पीपी होता है उस पीपी को कितना एक्सपीरियंस चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, जो अधिवक्ता के रूप में कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 7वां पॉइंट, तो 7 साल का उस व्यक्ति को एक्सपीरियंस चाहिए। और 8वां ये कह रहा है, अगर कोई विशेष वर्ग का मामला है और विशेष पीपी चाहिए, स्पेशल मामलों में विशेष, जैसे आपके एसटी एससी वाला मामला होता है, आपने पोक्सो में भी पढ़ा होगा, स्पेशल जो पीपी होते हैं, तो उनको कितना एक्सपीरियंस होगा, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों चीज क्या है, इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है आपको एग्जाम में। कोई व्यक्ति उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 6 के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक की अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। ठीक है, 8वां पॉइंट देखिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के प्रयोजनों के लिए किसी अधिवक्ता को जो कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। कौन कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। परंतु न्यायालय इस उपधारा के अधीन पीड़ित को अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। मतलब ये कह रहा है
कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो 2WA में डिफाइन कर रखा है पीड़ित व्यक्ति है, अगर पीड़ित व्यक्ति को ये लगता है कि जो मेरा मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और जो सरकार ने मेरे को पीपी प्रोवाइड कर, ये काम का नहीं है, ठीक है, ये काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पैनल के द्वारा नियुक्त किया गया वकील होता है, इसको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि ये एग्जाम के द्वारा फिलअप नहीं किया जाता है। पैनल में कैसे अपॉइंट होते हैं, नाम दिया जाता है, ठीक है, जिसकी जितनी जानकारी मंत्री वगैरह से, उसका नाम पैनल में पहले आ जाएगा, उसकी नियुक्ति हो जाएगी पीपी के रूप में। तो वहां पे क्या होता है, उनको इतना वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो अगर 2WA में जो विक्टिम है उसे ये लगता है कि जो मेरा पीपी है ये मेरी पैरवी अच्छे से नहीं करेगा, मेरा मामले को अच्छे से दर्शाएगा नहीं न्यायालय के सामने में, मेरे को इससे कोई जीत की आस नहीं लग रही है, तो ये विक्टिम क्या कर सकता है, अपना खुद का प्राइवेट वकील क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है हाई कोर्ट में पैरवी के लिए, अपील के लिए या अन्य कार्रवाई के लिए। तो ये जो प्राइवेट वकील होगा, ये प्राइवेट वकील इस पीपी के अंडर में रहते हुए कार्य करेगा। कोई एप्लीकेशन लगानी है, ठीक है, तो इस पीपी के नाम से एप्लीकेशन लगाएगा, अपने खुद का वकालतनामा, प्राइवेट वकालतनामा ये नहीं लगाएगा, इस व्यक्ति के नाम से कोई एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक है, इसको असिस्ट करेगा ये व्यक्ति इसको असिस्ट करेगा। ये पॉइंट कह रहा है। नवा पॉइंट देखिए, उपधारा 7 और उपधारा 8। 7 में था 7 साल का एक्सपीरियंस, 8 में था 10 साल का एक्सपीरियंस के परियोजनों के लिए उस अवधि के बारे में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय किया है, या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सेवाएं की है, चाहे इस संहिता के प्रारंभ से पहले की गई हो या पश्चात, 1973 के पहले या बाद में, यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि है जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। जो एक्सपीरियंस की बात कर रहा है ना, 7 साल और 10 साल, तो वो एक्सपीरियंस किस वजह से, कहां से काउंट होगा, ये बात कर रहा है आपका 9वां पॉइंट। इसके बाद इसके नीचे बात कर रहा है आपका सेक्शन 25। देखिए सेक्शन 24 हो गया, 25 आपका कहता है सहायक लोक अभियोजक, एपीओ, इसे अपन क्या कहते हैं राजस्थान में, अब इसको एपीओ कर दिया है, पहले एपीपी कहते थे, पहले क्या कहते थे, इसको एपीपी कहते थे, अब कर दिया इसको एपीओ, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब कर दिया इसको असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कर दिया इसका नाम। ये व्यक्ति नियुक्त होता है आपका मजिस्ट्रेट वाले न्यायालयों के लिए नियुक्त होता है, जबकि जो पीपी होता था वह नियुक्त होता है आपका उच्च न्यायालय के लिए। यहाँ पे हाई कोर्ट करेगी, सॉरी, नियुक्ति जो करेगी वो राज्य सरकार कर रही है, जबकि ऊपर जो 24 में जो पीपी की नियुक्ति हो रही है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात उस न्यायालय कर सकती है। सहायक लोक अभियोजक, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। आया समझ में? फर्स्ट ए देखिए, केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। किस मामले में? जैसे कोई इकोनॉमिकल ऑफेंस हो गया, कोई जीएसटी चोरी वगैरह का मामला है, तो वहां पे एपीपी की नियुक्ति, एपीओ की नियुक्ति की जा सकती है। सेकंड पॉइंट देखिए, जैसा उपधारा 3 में उपबंधित है, जैसा उपधारा 3 में बताया गया उसके सिवाय, मतलब उसको तो छोड़ दो, कोई पुलिस अधिकारी, मतलब ये पॉइंट बात करेगा 2 और 3 बात करेगा, हमेशा पुलिस ऑफिसर की बात करेगा। मतलब कोई पुलिस अधिकारी, क्या कोई एपीओ हो सकता है क्या? एपीओ तो अभी आया आपका, पहले क्या होते थे, पहले पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर ही, पुलिस अधिकारी ही क्या करते थे, मामले की पैरवी करते थे व्यक्ति की ओर से, उसे पहले कहते थे पुलिस परोकार। क्या कहते थे, पुलिस परोकार कहते थे। उसके सिवाय कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र होगा। मतलब किसी पुलिस अधिकारी को भी अपन एपीपी अपॉइंट कर सकते हैं, एपीओ नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन, डीएम करेगा। कौन करेगा, डीएम करेगा। और वो उस मामले से क्या नहीं होना चाहिए, उस अन्वेषण नहीं करेगा, उस मामले, जिस मामले का उसको एपीओ नियुक्त किया जा रहा है वो उस मामले का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया होना चाहिए, ना ही वो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का होना चाहिए। ये बात कर रहे हैं। देखिए, जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के परियोजनों के लिए उपलब्ध नहीं है, मतलब उपलब्ध नहीं है, प्रोवाइड नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट, इंपोर्टेंट कर लेना, किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। कौन करेगा, आपका करेगा डीएम करेगा। नीचे देखिए, परंतु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा, जब तक यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है, उसी मामले में, जिस मामले की वो खुद पैरवी करेगा, उसी मामले का खुद ने अगर इन्वेस्टिगेशन किया है, अन्वेषण किया है, तो वो एपीओ नियुक्त नहीं होगा। जिसके बारे में आयुक्त अभियोजित किया जा रहा है, या यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है, अगर वह इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का कोई ऑफिसर है, तो वह व्यक्ति भी क्या नहीं होगा, एपीओ नहीं होगा, पुलिस ऑफिसर। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन 25 ए, ये बात करता है आपका अभियोजन निदेशालय के बारे में। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, क्या बोलते हैं इसमें, इसको डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कहते हैं, अभियोजन निदेशालय कहते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था, ये होता है आपका डीपी, इसके नीचे होता है आपका एडीपी, इसके नीचे होता है आपका डीडीपी, इसके नीचे होता है आपका एडीपी, इसके नीचे होता है आपका पीपी, और इसके नीचे होता है आपका एपीओ। ठीक है, इसे अपन कहते हैं पीओ, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन निदेशालय। इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। ये व्यक्ति कौन होगा, ये व्यक्ति डीजे लेवल का अधिकारी होगा, जिसको कम से कम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा अगर राज्य सरकार को ये लगता है कि डीपी अकेले व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, उसे और अन्य व्यक्ति की सहायता चाहिए, तो एडिशनल डीपी भी अपॉइंट कर सकता है। एडिशनल डीपी के नीचे आपका होता है डेप्यूटी। ठीक है, उसके नीचे होता है आपका असिस्टेंट, इसके नीचे होता है आपका पीओ या पीपी, उसके नीचे होता है आपका एपीओ। ठीक है, अभियोजन निदेशालय, राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगी। कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अभियोजन निदेशालय क्या करेगी, स्थापित करेगी, जिसमें एक अभियोजन निदेशक आया ना, ये रहा अभियोजन निदेशक, और उतने अभियोजन उप निदेशक होंगे जितने वह ठीक समझे। अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि डीपी अकेले से काम नहीं चलेगा, तो वो एडीपी क्या कर सकती है, नियुक्त कर सकती है। सेकंड पॉइंट देखिए, कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम, इंपोर्टेंट कर लीजिए, मैंने यहाँ पे बताया कि डीपी की क्वालिफिकेशन क्या है, डीपी की क्वालिफिकेशन क्या है, यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक व्यवसाय में रहा है, और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी। किसकी नियुक्ति से, किसकी सहमति से की जाएगी, सीजीआई की कंसेंट से की जाएगी। हाईकोर्ट का जो सीजीआई होता है उसकी कंसेंट से की जाएगी। थर्ड पॉइंट देखिए, अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा, जो ऊपर मैंने बताया डीपी होगा।
जो राज्य में गृह विभाग, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिए, जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है वो होम सेक्रेटरी के अंदर होगा, मतलब गृह विभाग के अंदर कार्य करेगा। ये प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा, सीएमओ ऑफिस के अंदर रहेगा ये। और पॉइंट देखिए, प्रत्येक अभियोजन उप निदेशक अभियोजन निदेशक के अधीन होगा। किसके अधीन होगा? मतलब जो एडीपी होगा वो किसके अधीनस्थ होगा? डीपी के अधीनस्थ होगा। अगर कोई अधीनस्थ है, असिस्टेंट है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ 4th पॉइंट में। 5वां पॉइंट देखिए, राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की यथास्थित उपधारा 1 और उपधारा 8 के अधीन उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए जो नियुक्ति की जा रही थी, सेक्शन 24 पीपी था। कौन था इसमें? पीपी जो व्यक्ति था, जो 8वां पॉइंट है और पहला पॉइंट है, जो नियुक्ति की जा रही थी वो कौन करेगा। और 8वें पॉइंट में ये था, अगर किसी विशेष मामले में एक्सपीरियंस चाहिए तो 10 ईयर का उसमें एक्सपीरियंस मांगा था वो, ठीक है। संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा। 6वां पॉइंट देखिए, राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की यथास्थित उपधारा 3 और उपधारा 8 के अधीन जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक और जो धारा 25(1) की धारा 1 के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति सहायक लोक अभियोजक जो अभियोजन उप निदेशक के अधीनस्थ होगा। मैंने आपको अभी रैंक बताई थी, डीपी, एडीपी, डीडीपी, डीपी, ठीक है। तो उस रैंक को आपको याद करना है। ये पॉइंट बार बार वही चीज रिपीट करेगा। नीचे देखिए 7वां पॉइंट, अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशकों की नियुक्ति, निदेशकों की शक्तियां तथा कृत्य, वे क्षेत्र जिनके लिए प्रत्येक अभियोजन निदेशक नियुक्त किया जाएगा वे होंगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। जो स्टेट गवर्नमेंट जिनको उनको आदेश देगा वो उनकी शक्तियां होंगी और वे करते करेंगे वह। 8वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभियोजक लोक अभियोजक के कर्तव्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे। इसके प्रावधान कहाँ लागू नहीं होते हैं? आपके एजी पे प्रावधान लागू नहीं होंगे। एजी को कहाँ पे डिफाइन कर रखा है? एडवोकेट जनरल को कहाँ डिफाइन कर रखा है? आर्टिकल 165 कॉन्स्टिट्यूशन। और अटॉर्नी जनरल को कहाँ डिफाइन कर रखा है? आर्टिकल 76, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पे इसके प्रावधान लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एडवोकेट जो जनरल फ्री व्यक्ति होता है, तो इसके प्रावधान यहाँ लागू नहीं होंगे। इस पे प्रावधान ये लागू नहीं होते एजी पर, एडवोकेट जनरल पे इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। और आज अपन ने सेक्शन 24, 25, 25 ए कंप्लीट किया है। आप इनको रिवाइज करोगे एक बार वापस से, 24 में क्या है, 25 में क्या है, 25 ए में क्या है, ठीक है। और अपना जो चैप्टर जो सेकंड था उसका क्राइटेरिया कहां से कहां तक है? सेक्शन 6 से लेके 25 ए तक दूसरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। कल अपना चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 3, न्यायालयों की शक्तियां, मतलब कौन से न्यायालय के पास में क्या क्या पावर्स होगी। आज के लिए अपन क्या करेंगे, इतना ही करेंगे। थैंक यू।